बच्चों कल हमने पार्ट 1 में बेसिक आइडिया लिया यूनिट एंड डायमेंशंस का। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 में यूनिट एंड डायमेंशन। तो डायमेंशन फॉर्मूले, हमने डायमेंशन क्या होती है कल हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया। डायमेंशन फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के, इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें उस चीज की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि वो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो हम उसको एक तरीके से, मतलब जो फॉर्मूला है एनर्जी का वो हमें पता होगा तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं किसी का भी। जैसे एनर्जी क्या होती है? वर्क डन। वर्क डन यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? इसको हम ब्रेक करते जाएंगे फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी तक। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये तो डिस्प्लेसमेंट ही है। मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन फिर से ब्रेक करेंगे हम इसको। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज होकर भी आएगा, वो क्या आएगा? वेलोसिटी ही आएगी एक अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास, वेलोसिटी को फिर हमें ब्रेक करना पड़ेगा। वेलोसिटी होती है लेंथ ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, तो लेंथ अपॉन टाइम, और ये भी टाइम ही है, इनटू डिस्टेंस। अब इनके सिंबल यूज करेंगे, यानी कि ये फंडामेंटल, ये सब जो आ रहे हैं इसमें मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस या लेंथ, ये सभी क्या है? बेस क्वांटिटीज हैं। तो अब इसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। जो इनके बेसिक सिंबल्स थे, मास के लिए एम, कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, डिस्टेंस के लिए भी कैपिटल एल। तो मास के लिए हो गया ये एम, लेंथ के लिए एल अपॉन टाइम का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस भी क्या है? एल इंटू एल। और इसको हम क्लोज ब्रेसेस में लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले को, एम एल टू टी माइनस टू। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा एनर्जी का। समझ में आ गया होगा सभी को? बहुत ही इजी है, इसमें कोई ऐसी मतलब कोई ज्यादा। तो अगली फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं टॉर्क, या पहले आप मोमेंटम का ही निकालिए। मोमेंटम, वीडियो को पॉज करके पहले आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए मोमेंटम क्या है, हमें पहले पता होना चाहिए मोमेंटम क्या चीज है। हालांकि उसमें आपकी बुक में पूरी एक लिस्ट दे रखी होगी सभी की डायमेंशनल फॉर्मूले की, आप उसको रटने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन वो याद नहीं होते और उनकी कोई जरूरत भी नहीं है। पर आपको जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे सिलेबस में, आपको फिजिकल क्वांटिटी की जानकारी मिलती जाएगी, और फिर आप आसानी से ही फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं। पर हाँ, यूनिट टेस्ट में अगर ये आ रहा है आपके, और जब तक आपने पढ़ी नहीं हुई है वो चीजें, तो उन चीजों की बेसिक जानकारी आप ले लीजिए पहले। जैसे मोमेंटम क्या है? हाँ जी, मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी। तो इस तरीके से हमें लिखना है इसको, मास इंटू वेलोसिटी। मास तो बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसको तो एज इट इज रहने देंगे। वेलोसिटी को हम फिर से ब्रेक करेंगे, लेंथ अपॉन टाइम। अब ये सब बेस क्वांटिटीज होगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इनका हम डायमेंशन जो सिंबल है वो लिख देंगे, मास एल और ये टी का -1, एम एल टी -1। ये हो गया मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए इसी तरीके से आप बाकी और फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूले प्रैक्टिस करिए निकालने की। अब आते हैं इसके आगे बढ़ते हैं
कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूले का क्या यूज है, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस का जो करते हैं हम उसका क्या यूज है। तो इसके तीन यूज है डायमेंशनल एनालिसिस के तीन यूज हैं। पहला है चेक द वैलिडेशन ऑफ रिलेशन और फॉर्मूला, यानी कि आपको कोई रिलेशन दे रखी हुई, क्वेश्चन आते हैं इस पे जरूर, कोई रिलेशन दे रखी होगी या फॉर्मूला दे रखा होगा और आपको ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, डायमेंशनल एनालिसिस करके ये आप बताइए। ये पहला यूज है। दूसरा है कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी हम डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। तीसरा यूज है ड्राइव फॉर्मूला, यानी कि कोई नया फॉर्मूला भी हम ड्राइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस करके। इन तीनों के यूज हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, यानी लिमिटेशन भी है इनकी, वो आगे देखते हैं हम। जब मैं ऐसे बोर्ड पे, तो पहला यूज था हमारा चेक करना कि कोई रिलेशन जो है वो करेक्ट है या नहीं। जैसे मान लीजिए आपको रिलेशन दे दिया जाए v इज इक्वल टू u प्लस ए टी स्क्वायर। ये कोई आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, ये रिलेशन दे दी जाएगी और आपको ये बताना है डायमेंशनल एनालिसिस करके कि ये रिलेशन जो है वो सही है या गलत है। तो देखिए कोई भी रिलेशन की जो टर्म्स होती हैं, टर्म्स इसको कहते हैं जो भी प्लस माइनस या इक्वल टू के साइन से सेपरेटेड रहती हैं, उनको हम टर्म्स बोलते हैं। तो इसमें ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो सभी टर्म की किसी फॉर्मूले में, रिलेशन में सभी टर्म्स की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो सिंपल सी बात है। जैसे मान लो कि अगर हमें एरिया है तो एरिया में हम एरिया को ही जोड़ सकते हैं, एरिया में हम लेंथ को तो जोड़ नहीं सकते। या कार है फॉर एग्जांपल, एक कार है और किसी को एक और कार खरीद ली तो दो कार हो जाएंगी, तो कार को कार के साथ जोड़ सकते हैं हम कैलकुलेशन करने में। ऐसा नहीं कह सकते ना कि दो कार हो गई, लेकिन अगर एक कार है और एक बाइक है तो हम उसको दो नहीं बोल सकते कि दो कार बाइक है। सेम टाइप की चीजें ही जुड़ती हैं, ये सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो इसीलिए इन सभी टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसका डायमेंशन हमें पहले से पता ही है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन। ये भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही है, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन। इसका डायमेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का हो जाएगा एल टी माइनस टू, और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। ये तो सेम है, देखो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, और यहां पे क्या आ जाएगा, सिर्फ एल बचेगा क्योंकि टी की पावर माइनस टू और टी का स्क्वायर। तो ये हो गया एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन प्लस एल। तो इनकी डायमेंशन सेम नहीं है, सेम नहीं है यानी कि ये चीजें सेम टाइप की नहीं है, तो ये ऐड भी नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये रिलेशन क्या है, इनकरेक्ट, ये रिलेशन है गलत। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। जैसे मान लीजिए आपको रिलेशन दे दी जाए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए इसकी डायमेंशन हम लिखेंगे, इसकी डायमेंशन है एल, इसकी डायमेंशन एल टी माइनस वन और टी का टी आ गया, प्लस हाफ, सॉरी हाफ, या जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनका डायमेंशन में कोई रोल नहीं होता, खाली हमें डायमेंशन देखनी है। तो ए की डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस टू और ये टी स्क्वायर। तो यहाँ पे डायमेंशन आई इसकी एल, ये टी माइनस वन और ये टी की पावर वन, तो यहाँ पे भी बचेगी एल, यहाँ पे टी की पावर माइनस टू और टी का स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा एल। तो तीनों की ही डायमेंशन, यानी कि इस रिलेशन में, इस फॉर्मूले में तीनों ही टर्म्स की डायमेंशन सेम है, तो ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको।
तो बच्चों हमने देखा अभी डायमेंशनल एनालिसिस करके हम करेक्टनेस या इनकरेक्टनेस चेक कर सकते हैं हम किसी रिलेशन की। पर इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? जैसे अभी हमने देखा फॉर्मूला ये था S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इस फॉर्मूला तो आप सब जानते हैं, करेक्ट ही है, 9th क्लास से आप ये पढ़ रहे हो। लेकिन अगर इस फॉर्मूले की जगह फॉर्मूला इस तरीके से दे दिया जाए यू टी प्लस 2at स्क्वायर, तो डायमेंशनली हम जब इसको चेक करेंगे तो ये क्या आएगा? इसकी भी डायमेंशन L, ये भी L और ये भी L, क्योंकि 2 न्यूमेरिकल वैल्यू का तो कोई रोल ही नहीं होता डायमेंशन में। तो ये इसकी लिमिटेशन है, यानी कि जो कांस्टेंट्स हैं उसको ये चेक नहीं करता कि वो कांस्टेंट जो है वो सही है या गलत है, ये खाली डायमेंशनली चेक करता है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो नीड नॉट टू बी करेक्ट। तो ये जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट ही हो, वो डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। अगर डायमेंशनली गलत है तो फिर हम ये पक्का कह सकते हैं कि वो रिलेशन गलत है। ये है, यानी कि अगर कोई डायमेंशनली सही है तो ये जरूरी नहीं है कि वो रिलेशन सही हो, लेकिन अगर वो डायमेंशनली गलत है तो ये पक्का है कि वो गलत ही हो। तो हम अगला यूज देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं प्रेशर का। प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो पास्कल है, 1 पास्कल, और सीजीएस सिस्टम में प्रेशर अलग आएगा, 1 सीजीएस प्रेशर। तो अगर हमें पास्कल में ये देखना है कि एक पास्कल में कितने सीजीएस यूनिट्स आएंगी प्रेशर की, तो वो भी हम डायमेंशन की मदद से कर सकते हैं। तो पहले हमें प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। याद नहीं है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml/t-2, एरिया का L स्क्वायर, और ये आ गया हमारा प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1t-2। तो 1 पास्कल कितना हो जाएगा? ये जो बेस क्वांटिटीज हैं उनमें हम सब चीज एक एक डाल देंगे ऐसा यूनिट में। तो ये हो जाएगा हमारा, मास के लिए होता है 1 kg, और ये लेंथ के लिए इसको हम नीचे लिख लेते हैं 1 kg, लेंथ के लिए 1 मीटर, और यहां पे 1 सेकेंड का स्क्वायर। अब यही हमें अगर सीजीएस यूनिट में लिखना है, 1 सीजीएस प्रेशर, तो यही सब हम चीज डालेंगे सीजीएस में। यानी सीजीएस में मास को हम किससे मेजर करेंगे? 1 ग्राम, लेंथ को 1 सेंटीमीटर, और टाइम के लिए तो सेकेंड ही इस्तेमाल होता है। अब इसको हम इससे कर देते हैं डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1 पास्कल अपॉन 1 सीजीएस प्रेशर इज इक्वल टू, अब 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा, अपॉन 1 ग्राम, ये चीज आएगी अब नीचे 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड का स्क्वायर। तो ये इससे कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, और ये 100 से गई। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? 10, और ये सीजीएस उधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो आ जाएगा 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 सीजीएस प्रेशर। ठीक है बच्चों।
समझ में आ गया होगा कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में। तो उसके लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का मदद कर सकते हैं। हाँ, इसमें लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का कन्वर्जन तो आपको याद करना पड़ेगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। बाकी और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनका हम फिर इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड यूनिट में कितनी दूसरी यूनिट्स बनेंगी। ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस का तीसरा यूज है टू ड्राइव फॉर्मूला, यानी कि हम रिलेशनशिप भी ड्राइव कर सकते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। अगर हमें ये पता हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये एक सिंपल पेंडुलम है, तो इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है, यानी कि ये जो एक ऑसिलेशन करता है कितने टाइम पीरियड में करता है। तो हम मान लेते हैं ये किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ एल पर, बॉब के मास पे डिपेंड कर सकता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर हमें ये नहीं पता कि किस तरीके से डिपेंड कर रहा है ये। तो हमने मान लिया E इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर कोई A मान ली हमने, मास की पावर B, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे C। प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट आ जाएगा K। अब देखिए हमें क्या इधर सबकी डायमेंशन लिख देनी है। T की डायमेंशन T है, टाइम की डायमेंशन T से रिप्रेजेंट करते हैं हम। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं है, हमने डायमेंशन लेस कांस्टेंट माना है। तो लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे, L की पावर A। मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी पावर हो जाएगी B। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2 और उसकी पावर हो जाएगी C। तो देखिए अब यहाँ पे L की पावर A है और यहाँ पे L की पावर C, तो मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, L की पावर हो जाएगी A प्लस C, मास की पावर B, M की पावर और T की पावर -2C। अब ये रिलेशन सही होने के लिए डायमेंशन भी करेक्ट होनी चाहिए, तो जो इधर डायमेंशन है वही डायमेंशन इधर होनी चाहिए। तो इधर L की डायमेंशन क्या है, L है ही नहीं यानी कि 0। तो जो पावर है L की वो क्या है A प्लस C, वो यहाँ पे 0 होनी चाहिए। तो A प्लस C इक्वल टू 0। मास भी नहीं है इधर, तो यानी मास में डायमेंशन क्या है टाइम पीरियड की 0। तो ये आ जाएगा B इज इक्वल टू 0। तीसरा टाइम T की डायमेंशन इसमें क्या है -2C, इधर T की पावर 1, तो -2C इज इक्वल टू 1। इन तीन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो C यहां से हम सीधे निकाल सकते हैं। C इक्वल टू आ जाएगा -12 आया, इसको हम पहली वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन 1/2 और B 0, यानी कि B क्या है मास, तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसको हम लिख देंगे अब यहाँ पे T इक्वल टू K, L की पावर A आया हमारा हाफ, तो L की पावर हाफ, G की पावर C कितना आया हमारा -12, माइनस मतलब नीचे, G की पावर 1/2 नीचे आएगा ये, तो दोनों ही है तो कॉमन लिख सकते हैं हम K√L/G। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपको डायमेंशनल एनालिसिस के तीनों यूज और इनकी क्या लिमिटेशन है। इस तरीके से हम जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो इसकी लिमिटेशन क्या है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 3 ही चीज पे डिपेंड करनी चाहिए। अगर 3 से ज्यादा चीजों पे डिपेंड करी तो इक्वेशन कितनी बनेंगी 4। और मैकेनिक्स में खाली क्या आएगा m, मास, लेंथ और टाइम। तो मैकेनिक्स की जो चीजें हैं फॉर्मूले हम तभी ड्राइव कर पाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, अगर वो 3 ही फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करें। अगर 3 से ज्यादा हुई, 4 हुई या 5 हुई तो इक्वेशन बनेंगे 4 या 5, पर हमारे पास सॉल्व कर सकते हैं 3 के लिए सिर्फ। चलो ठीक है।